वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के स्टोरी टेलिंग के सेशन में, जहां हम मौसमी मैम के साथ स्टोरी सुनने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट होगी अपने कैमरा जरूर ऑन रखिएगा ताकि मौसमी मैम को अच्छा लगे और आप लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए। और सेशन के एंड में आप लोग अपने फीडबैक जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरीज कैसी लगी है, या कोई आप लोगों के पर्सनल रिक्वेस्ट है तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। मौसमी मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार मेरे सारे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों और मेरे छोटे छोटे दोस्त, मेरे टीम मेंबर्स, जेन वाइज, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज ना बहुत मजेदार बात है कि हम अपने बचपन में जाने वाले हैं, क्योंकि वैशाली ने बहुत ही प्यार से जो कहानियां हम बचपन में सुनते थे, उन कहानियों से आज का गुलदस्ता सजाया है। आज की सारी कहानियों में शिक्षाप्रद तो है ही, मनोरंजक है, और हम अपने बचपन में फिर से लौटने वाले हैं। और बहुत अच्छा ये होगा कि जो कहानियां हम थोड़ी थोड़ी भूल चुके हैं ना, वो सारी रिफ्रेश हो जाएंगी। तो फिर हम हमारे घर में जितने भी छोटे छोटे हमारे नन्हे नाती पोते, जितने भी बच्चे हैं, उनको एंटरटेन कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे भी बोलते हैं कहानी सुनाओ, और मैं वो बचपन वाली कहानियां, वो पंचतंत्र वाली कहानियां भूल चुकी होती हूँ। तो उस सबको रिफ्रेश करने का वक्त है आज। तो आज हम शुरू करते हैं बचपन की कहानियों से। पहली कहानी जो है वो है एक व्यापारी के पतन और उदय की। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था, और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी वो बहुत प्रभावित भी करता था। तो एक दिन व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया, और इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को सम्मान भी किया और काफी उपहार भी दिया, आभूषण, उपहार। अब राजघराने का एक सेवक जो कि महल में झाड़ू लगाने आता था, वो भी इस भोज में शामिल हुआ। मगर गलती से उसने एक ऐसी कुर्सी पे वो बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। तो ये देखकर जो व्यापारी था ना, वो बिल्कुल आग बबूला हो गया, और उसने सेवक को गर्दन से पकड़कर उस भोज से धक्के मारकर निकाल दिया। देखिए कितनी गलत बात है ना। जब आपके घर में कोई अनुष्ठान हो रहा होता है तो वहां छोटे बड़े सब समान होते हैं, लेकिन उस व्यापारी ने ऐसा गलत आचरण किया। तो सेवक को जो थी ना, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। तो कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। अब उसने राजा को अर्ध निद्रा में देखा और बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की ये मजाल, वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। ये सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा, और उसने सेवक से पूछा, क्या क्या, ये क्या वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? तो सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़ लिया और बोला, नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज वो तो बोया जा चुका था। उस दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने रोक लिया। ये देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वहीं खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, ऐ संतरियों, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, और तुम्हें भी बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। अब तनिक इनसे सावधान ही रहना। ये सुनते ही व्यापारी को ना सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर पे बुलाया और उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया। अब सेवक तो खुश हो चुका था, तो उसने कहा कि ठीक है, आपने मुझसे माफी मांगी, मेरी इतनी आवभगत की, तो आप चिंता ना करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए
जब राजा को अर्ध निद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वो गुसल खाने में खीरे खाता है। ये सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें अभी मैं नौकरी से निकाल देता। तो सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी ना बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसे गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा। इसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि पहले तो हम किसी के साथ सद्भाव और सम्मान भाव से ही पेश आना चाहिए, जो कि उसने पहली गलती की थी अपनी बेटी की शादी के समय में। और वो व्यक्ति बड़ा हो या छोटा हो, बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है, सबकी अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है, आत्मसम्मान सबके होते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि व्यवहार आप जो खुद के साथ होना पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ कभी ना करें। और हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि संशय की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके और तब निर्णय लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मूर्ख साधु और ठग। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम के एक प्रतिष्ठित साधु रहते थे। गांव में सभी उनका बहुत सम्मान भी करते थे। तो वो अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और उनको पैसे मिलते थे। तो वो उन वस्त्रों को बेचकर, साधु ने क्या किया, जो सामान वगैरह मिलता था, खाद्य वस्तु तो वो खा लेते थे, लेकिन बाकी जो चीजें मिलती थी ना, उनको वो बेच देते थे और इससे उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए थे, कुछ धन जमा हो गया था उनके पास। तो साधु कभी किसी पे विश्वास तो करते नहीं थे और हमेशा अपनी धन की सुरक्षा के लिए चिंतित भी रहते थे। तो वो अपने धन को एक पोटली में रखते और उसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते। उसी गांव में एक ठग भी रहता था। तो बहुत दिनों से उसकी निगाह साधु के उस धन पर थी। तो ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को अपने से अलग ही नहीं करता। तो आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और साधु के पास गया और उसने साधु से मिन्नत की, मुझे प्लीज अपना शिष्य बना ले, क्योंकि मैं तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वो ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। अब ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सारे काम करता था और ठग ने साधु की भी खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। अब एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वो आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक नदी पड़ी तो साधु ने सोचा कि मैं स्नान कर लेता हूँ। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की और पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चले गए। ठग को इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गए, वो रुपयों की गठरी लेकर चंपत। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले लोगों की तो बिल्कुल भी इस दुनिया में कोई कमी है ही नहीं। तो कोई भी आकर बोलेगा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, ये वो, और हम पिघल गए और उसको रख लिया। ऐसा ही हम करते हैं ना, घर में भी हाउस होल्ड हेल्प के लिए कोई भी आता है, हमें इतनी ज्यादा जरूरत होती है भाइयों की, तो कई बार हम ऐसा कर बैठते हैं। तो ये हमारे परिप्रेक्ष्य में भी लागू है कि थोड़ी सी जांच पड़ताल होनी चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। isn't it? चलिए अब चलते हैं एकदम बचपन की वो चंपक वाली कहानी, पंचतंत्र वाली। एक इस कहानी का शीर्षक है लड़ती भेड़ें और सियार। ये आज हम अपने घर के बच्चों को सुनाएंगे। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की भीड़ देखी। अब कौतूहलवश वो सियार भीड़ के पास ये देखने गया कि हो क्या रहा है। तो सियार ने वहां देखा कि दो बकरे आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और दोनों ही बकरे काफी तगड़े थे।
लेकिन उनमें जबरदस्त लड़ाई हो रही थी और सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी ना खून बह रहा था। जब सियार ने इतना सारा ताजा खून देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो तो बस उस ताजे खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। तो सियार ने आओ देखा न ताओ और बकरों पर टूट पड़ा। लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे, उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी और वो सियार वहीं पर ढेर हो गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच से प्रेरित होकर कोई भी अनावश्यक कदम कभी नहीं उठाना चाहिए और कई बार तो कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। चलिए, पंचतंत्र की अगली कहानी है दुष्ट सर्प और कौवा। एक जंगल में बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। तो उस पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उन घोंसलों में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा उस कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों को झपटते देखा। वो अंडे खाकर सर्प चला गया तो कौवे ने कवि को धाड़स बंधाया कि प्रिय, तुम हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है तो कुछ भी उपाय हम सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उसने काफी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और कवि से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे के निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती है। चील सांप का बैरी है। अब दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कवि ने नए घोंसले में अंडों को सुरक्षित रखा और उससे बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर ये समझा कि उसके डर से कौवा कौवी शायद वहां से चले गए हैं। पर दुष्ट सर्प टोह में रहता था। उसने सोचा कि कौवा कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं, तो उसे समझते देर नहीं रही कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बनाया है। एक दिन सर्प जो था वो खोह से निकला और उसने कौवा का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति ने 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा और कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई वो टूट फूट वो नन्हे कौवे के कोमल पंख बिखर कर वो सारा माजरा समझ गए। कवि की छाती तो दुख से फटने लगी। कवि बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, ये माना कि हमारे सामने विकट समस्या है पर हमें यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय मित्र ही काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही पहुंचे लोमड़ी के पास। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वो पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। उसने उस दुष्ट सर्प से छुटकारा कैसे पाया जाए ये बताया। अब लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कौवी तो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में आनी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपने सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया और उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़े से सबसे ऊपर था राजकुमारी का प्रिय हीरे का और मोतियों का विलक्षण हार। कौवे ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव कर शोर मचाया। जब उसकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा ने क्या किया, राजकुमारी का जो हार था वो चोंच में दबाकर वो उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है।
सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ दूर पर रहे तो कौवे ने राजकुमारी का वो हार इस प्रकार से गिराया तो वो सांप वाले खोह के भीतर जा गिरे और सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उन्होंने सरदार ने जब देखा कि खोह के भीतर हार है और उसके पास एक काला सर्प कुंडली मार के बैठा हुआ है, वो चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा, सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को भी हरा सकते हैं। तो बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। अब और अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं, बगुला भगत और केकड़ा। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहां नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियां, कछुए और केकड़े वास करते थे। पास ही में बगुला रहता था, जिसे परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उसकी आंखें भी कुछ कमजोर ही थी। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जो उसे बहुत खलती थी। तो इसलिए आलस्य के मारे वो प्रायः ना भूखा ही रह जाता था। एक टांग पर खड़ा होकर यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वो उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वो उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय खड़े खड़े तुम आंसू बहा रहे हो। तो बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। तो केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं, तो मर नहीं जाओगे? तो बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे, वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताया। अब जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत तो होती नहीं। तो केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है, क्योंकि सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तखें व सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो ना। तो बगुले ने कुछ सोचा, अच्छा, वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना भी बहकर गिरता है, वहां कभी नहीं सूखता। तो यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। तो बगुला भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी कि मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। तो सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय नारे लगा दिए। अब बगुला भगत के पौ 12 हो गए। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाता और कुछ पर दूर पर ले जाकर एक चट्टान के पास उसे पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बनने लगा और भगत जी की सेहत बहुत अच्छी होने लगी। खा खाकर वो खूब मोटे हो गए, मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। उनका शरीर तेजोमय हो गया है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं, जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम किया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है।
संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका भी मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने को बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पे बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का तो माथा ठनका। वो हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वो जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, यहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पे यहाँ पर लाता हूँ, उसे खाता हूँ, और आज तू मरेगा। कीकड़े को सारी बात समझ आ गई। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा हुआ सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुले भगत ने उन्हें इतना धोखा दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? दो महत्वपूर्ण सीख देती है कि दूसरे की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति के बारे में पहले पता लगा लेना चाहिए। हो सकता है सामने वाला मनगढ़ंत कहानियां बना रहा हो और आपको लुभाने की कोशिश कर रहा हो, और कठिन से कठिन परिस्थिति और मुसीबत के समय में भी अपना आपा कभी नहीं खोना चाहिए और धीरज और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। चलिए, एक बहुत पॉपुलर सी कहानी है, हम सबने बचपन में सुनी है, चतुर खरगोश और शेर वाली कहानी। सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। तो वो कहानी आज हम फिर से दोहराते हैं और इसे आज हम अपने घर के बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। तो किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, दो नहीं, कई कई जानवरों का शिकार कर लेता, सबका काम तमाम कर देता। तो जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी गति से शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में तो कोई जानवर बचेगा ही नहीं। तो सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय तो करना जरूरी था। तो एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वो सब शेर के पास जाकर उनसे इस बात में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उसने अपनी ओर आते देखकर शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? तो जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। अब जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवर मार डालते हैं, आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा, उसका भी क्या मोल? तो राजा भी नहीं रह पाएगा। यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें और आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर हम भेज दिया करेंगे। तो इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। तो शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई तो है। तो उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। तो जानवरों के पास और कोई चारा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर को बारी बारी से चुना जाता। कुछ दिन बाद खरगोश की बारी आई। अब शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों से मरना ये तो मूर्खता होगी, तो अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय तो हमें अवश्य करना चाहिए। तो हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली।
खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन में झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करें तो मेरी बात तो सुन ले। मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया और उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। तो ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी सी गुफा में रहता है। वो वहीं से निकला और मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वो जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? तो मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा तो सिर्फ मैं हूं। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूँ। अब जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से मार न दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए ना महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम ये बताओ कि वो है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो यहीं बाहर खड़ा था। अब लगता है आपको देखकर वो किले में घुस गया। आइए ना, आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक लाकर शेर से अंदर झांकने को कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। अब परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि अरे, ये तो दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद गया और कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूब कर मर गया। तो इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा और उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी भी सुनाई। तो दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई और जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से क्या सीखा हमने? ये पंचतंत्र की कहानी हमें ये सिखाती है कि घोर संकट की परिस्थिति में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए। जिस तरह मौत के खतरे में होते हुए भी खरगोश ने चतुराई से काम लेकर शेर जैसे खतरनाक और उससे कहीं अधिक बलशाली शत्रु को पराजित कर दिया, ठीक उसी तरह सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भी भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में। ये कहानियां भले बच्चों के लिए कही गई थी पंचतंत्र में, लेकिन जीवन के परिप्रेक्ष्य में शायद किरदार बदल जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां
कुछ हद तक कमोबेश ऐसी हमारे सामने आती रहती हैं। तब ये बचपन में पंचतंत्र में कही गई इन कहानियों से जो सीख हमें मिली थी, वो जीवन में कहीं ना कहीं हमें आज भी काम आती है। चलिए एक थोड़ा सा अलग टेस्ट की कहानी बताती हूँ। ये है जब मांगा वरदान मंथरक जुलाहे ने। एक जुलाहे की कहानी है, उसका नाम था मंथरक और वो कपड़े बुनकर गुजारा करता था। तो एक बार उसके लकड़ी के औजारों में से एक औजार टूट गया। तब वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और वहां एक बड़ा सा विशाल वृक्ष था। मंथरक को लगा कि औजार बनाने के लिए इस पेड़ की जो लकड़ी है ना वो ठीक रहेगी, तो कुछ ज्यादा लकड़ी ले चलूं तो और उससे भी बहुत सारा काम हो जाएगा। तो ये सोचकर जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी चाहिए, उसी समय एक दिव्य पुरुष उसके सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि मैं यक्ष हूं और ये पेड़ मेरा घर है, अगर तुम इसे काटो ना काटो तो जो भी वरदान चाहो मैं दे सकता हूं। सुनकर मंथरक जुलाहे ने खुश होकर कहा ठीक है, पर मुझे थोड़ा सोचने का समय तो दीजिए, तो कल आकर मैं वरदान मांगूंगा। तो जुलाहा जंगल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक नाई मिला। उसका नाम था नकुल, वो मंथरक का दोस्त था। नकुल बोला क्यों भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। तो इस पर मंथरक जुलाहे ने पूरी घटना बता दी। फिर कहा अब मैं कौन सा वर मांगू, मैं यही सोच रहा हूँ। तो नकुल ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, अपने लिए राज्य मांग लो, राज्य के साथ ही सारी खुशियां खुद ब खुद मिल जाती है। तो तुम्हें राजपाट मिले तो मुझे मंत्री बना देना, फिर हम खूब ठाठ से रहेंगे, इस जन्म का आनंद तो लेंगे ही, उस जन्म में भी सुख पाएंगे। जुलाहा बोला बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं जरा घर जाकर पत्नी से भी चर्चा करता हूँ। नकुल ने कहा देखो भाई, मुझे तो इसमें खतरा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पत्नी कोई एकदम से अटपटी राय दे दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कई बार लोग पत्नी के कहने में आकर बड़ी उटपटांग काम कर जाते हैं, तो उससे ना बड़ी जग हंसाई होगी तुम्हारी। इससे तो अच्छा है कि तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। इस पर मंथरक जुलाहे ने कहा कुछ भी हो, मैं एक बार पत्नी से सलाह जरूर करूंगा, वो बड़ी भली है, मेरा अच्छा बुरा समझती है और हमेशा अच्छी सलाह देती है, लिहाजा जो वो कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। तो घर आकर मंथरक जुलाहे ने पत्नी को सारी बात बताई। फिर कहा कि मैं जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में नकुल नाई मिल गया, उसका कहना था कि मैं यक्ष से अपने लिए राज्य मांग लूं, अब तुम जैसा ठीक समझो मैं वैसा ही करूंगा। सुनकर पत्नी ने कहा अरे राज्य लेकर भला कौन सुख हुआ है, किसके नसीब में सुख आया है। राज्य के कारण ही बिना बात शत्रुओं के षड्यंत्र और हर बार मार काट चलती रहती है। इसी राज्य के कारण तो रामचंद्र जी को वनवास मिला, पांडवों को भी जाने क्या क्या तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी। इस राज सत्ता के पीछे कितने ही लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। राज्य होने पर भाई भाई का मित्र, मित्र का शत्रु हो जाता है और वो एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकते। इसलिए राज्य की बात तो सोचो ही मत, एकदम छोड़ दो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक और सिर मांग लो जो पीछे की तरफ हो, साथ ही दो और हाथ भी मांग लो, तब तुम खूब मजे से चार हाथों से काम कर सकोगे। दो हाथों से जो काम करोगे उससे हमारा गुजारा होता रहेगा, बाकी दो हाथों की मेहनत से जो धन इकट्ठा करोगे वो हम रखते जाएंगे, फिर हमारे पास खूब धन हो जाएगा, फिर हम बड़े आराम से गुजर बसर करेंगे। मंथरक जुलाहे को पत्नी की यही बात, अटपटी सी बात जच गई। अगले दिन यक्ष के पास जाकर उसने अपने लिए पीछे की ओर एक सिर तथा दो हाथ मांग लिए। सुनकर यक्ष को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने ये वर दे दिया। फौरन मंथरक जुलाहे को का पीछे की ओर एक और सर निकल आया और दो हाथ भी हो गए। वो खुशी खुशी घर आ गया था, लेकिन रास्ते में जैसे ही गांव वालों ने दो सिर और चार हाथ वाले इस विचित्र प्राणी को देखा तो उन्होंने उसे राक्षस समझा और पत्थर फेंक फेंक कर मार डाला। बेचारा मंथरक जुलाहा, मांगा तो उसने वरदान था, पर वो इतना अटपटा वरदान उस बेचारे के लिए अभिशाप ही साबित हुआ और उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? दोनों ने ही उसको अजीब अजीब ही सलाह दिए थे। राज्य का तो ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि सत्ता के लोभ में क्या होता है, और पत्नी ने तो बिल्कुल ऐसा अटपटा सा बता दिया कि जिसके कारण उसको प्राण से ही हाथ धोना पड़ा।
तो अगर वो अपने हिसाब से कुछ ऐसा मांग लेता जिससे उसका जीवन सुरक्षित रहता, वो संपन्न रहता, वो उसके लिए बेहतर था। चलिए, एक नेवले की करुण कहानी से आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। ये मेरे सेशन की आखिरी कहानी है, तो सुन लेते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका पति था देव शर्मा। वो भीख मांगकर गुजारा करता था। कुछ समय ब्राह्मणी ने एक शिशु को जन्म दिया। संयोग से उसी समय उस घर में एक नेवले ने भी संतान को जन्म दिया। नेवले को जन्म देकर वो नेवली गुजर गई। तब ममता के वशीभूत होकर वो ब्राह्मणी उस नेवले को बेटे की तरह ही पालने लगी। नेवला भी माँ के समान ही उसे प्यार करता था, पर ब्राह्मणी के मन में हर समय ये आशंका रहती थी कि कहीं वो नेवला उसके बेटे को ना खा ले। वो उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी, इसलिए कहीं जाती तो पति से कहकर जाती कि जब तक मैं ना लौटूं तुम कहीं मत जाना, यही शिशु के पास ही बैठना। एक बार की बात, ब्राह्मण देव शर्मा भिक्षा मांगने के लिए जाने लगा। तभी ब्राह्मणी को याद आया कि घर में पानी नहीं है, तो उसने कहा तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल भरकर लाती हूँ, तब तक तुम बेटे की निगरानी करो, यहाँ से हटना मत, मैं पानी भरकर अभी आती हूँ। ब्राह्मणी पानी भरने के लिए गई तो नदी पर कुछ परिचित स्त्रियां भी मिल गई। बातें चल निकली। घर गृहस्थी की बातों में समय का कुछ पता ही नहीं चला। अचानक ब्राह्मणी को याद आया कि उसे जल्दी पानी भरकर ले जाना था। वो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मणी को गए हुए बहुत देर हो गया है, तो अभी तक वो लौटी नहीं है। तो वो जो ब्राह्मण था जिसको पत्नी का इंतजार वो कर रहा था, तो वो दरवाजा बंद करके भीख मांगने चला गया। थोड़ी देर में ही एक विशाल सांप वहां आया। वो दरवाजे को धक्का देकर अंदर आया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ब्राह्मणी उस सोए हुए शिशु को वो ब्राह्मणी के उस शिशु को खाना चाहता था। तभी नेवले ने उसे देखा। वो अपने भाई की रक्षा के लिए बहादुरी से उससे भिड़ गया। देर तक लड़ाई चली। आखिर नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके मुंह और शरीर पर जगह जगह पर सांप का रक्त लग गया। कुछ देर बाद ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी तो दरवाजे को बाहर से बंद देखकर वो मन ही मन बड़बड़ाई, लगता है दरवाजा बंद करके चले गए। मैंने कितना कहा था कि हमारा बेटा सो रहा है, यहाँ से हटना मत, पर ये मेरी बात तो मानते हैं नहीं। कहीं इस नेवले ने कुछ गड़बड़ कर दी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिर ब्राह्मणी यही सब सोचती हुई दरवाजा खोलकर भीतर आ गई। तभी नेवला भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। वो जल्दी से जल्दी अपनी बहादुरी का कारनामा माँ को दिखाना चाहता था। बदले में माँ से लाड़ और प्यार पाने की आशा वो रखता था। ब्राह्मणी ने देखा नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, तो उसके मन में एक ही बात आई, अच्छा तो इस दुष्ट ने मेरे बेटे को मारकर खा ही लिया। गुस्से में आकर उसी समय उसने अपने सिर पर रखे हुए पानी के घड़े को नेवले के सिर पर पटक दिया और नेवला उसी समय मर गया। नेवले को यूं अकारण अपने मरने का दुख तो था ही, पर मरने से ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि आखिर माँ उसके अच्छे काम पर माँ ने उसके सजा क्यों दी। उधर ब्राह्मणी ने अंदर जाकर अपने सोते हुए शिशु के पास जब टुकड़े टुकड़े सांप को देखा, तो उसे सारी बात समझ में आ गई। अब तो उसके दुख और पछतावे का कोई अंत नहीं था। उसने बेटे को जिस मतलब नेवले को उसने अपने बेटे की तरह ही ममता से पाला था, उस प्यारे नेवले को उसने बेकार में ही मार डाला। नेवले ने पूरी बहादुरी से सांप से भिड़कर ब्राह्मणी के बेटे के प्राण बचाए थे, पर बदले में ब्राह्मणी ने कृतज्ञता जताने के बजाय उल्टे उसकी ही जान। तो ब्राह्मणी अब उस नेवले की याद में आंसू बहाने लगी, और ब्राह्मण जब वापस आया तो उसे भी सारी घटना पता चली। सुनकर उसका हृदय भी दुख से भर गया। शोक से भरकर उसने कहा, बिना सोचे जो काम करते हैं उनका यही हाल होता है। बिना विचारे काम करे सो पाछे पछताए। तो हमें पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहिए। तो ये थी आज हमारे बचपन की कहानियों का गुलदस्ता, जो वैशाली ने बहुत प्यार से आपके लिए सजाई थी। ये सारी कहानियां उसके द्वारा आपके लिए प्रस्तुत की गई, जुबान मेरी थी। आप सबका बहुत शुक्रिया धैर्य के साथ सुनने के लिए। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, इतने अच्छे से कहानियों को सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का इवेंट हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आई होप आप सभी को कहानियां अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।